नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएड काउंसलिंग श्रृंखला के वीडियो भाग 2 में। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं काउंसलिंग के जो दिशा निर्देश क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें बीएड जेई 2022-24 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र हैं। यानी कि आपके जो स्कोर कार्ड आया है उस पर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ है, वही काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो इसके देखिए दोस्तों किस तरीके से काउंसलिंग चलती है। चक्र होते हैं, चक्रों में मुख्य रूप से जो राउंड रहेंगे वो रहेंगे फेज़ 1 से लेके फेज़ 4 तक। उसके बाद राउंड 2 जो रहेगा वो पूल काउंसलिंग है। राउंड 3 जो रहेगा वो सीधे प्रवेश है। इसके बाद बात आती है काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यकताएं। तो काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता आपको होगी। सबसे पहली चीज़ चाहिए कि दोस्तों आपको बैंक अकाउंट डिटेल फॉर द रिफंड ऑफ फीस। अब बैंक अकाउंट खाता कौन कौन सा होना चाहिए, या तो आपका हो या आपके माता पिता का हो। दूसरी चीज़ है दोस्तों, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूल काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इस खाते में की जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने जो मेन काउंसलिंग चल रही थी उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, फीस वगैरह जमा कर दी है, लेकिन आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो जो आपकी धनराशि है जो रिफंड होगा वो इसी खाते में होगा, या तो जो आप डिटेल डाल रहे हैं अपने खाते की उसी में होगा। तो अपना बैंक अकाउंट वगैरह साथ में रखना। मुख्य बात दी दोस्तों इन्होंने ये दी हुई है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी हेतु अपने जनधन खाते का विवरण कदापि न भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती। तो आपका अगर जनधन खाता है तो उसका यूज ना करें। अभ्यर्थी को अपना निम्नलिखित विवरण देना होगा। सबसे पहले खाता संख्या, खातेदार का नाम, आईएफएससी कोड होता है, बैंक का नाम होता है, शाखा होती है, ये चीज़ आपको उसमें ऑनलाइन फिल करनी होती हैं। इसके बाद है अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ की इमेज को अपलोड करना है। या तो आपको जो पासबुक होती है बैंक की उसका पहला पेज, या जो चेक होता है उसको कैंसिल करके उसको वहाँ पर अपलोड करना होगा। ये सभी बच्चों को करना होगा, बेशक आपका रिफंड आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, जिसमें उपयुक्त विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। इमेज का साइज 100 KB का रहेगा। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, अर्हता परीक्षा 2022 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए। जो अभ्यर्थी 2022 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एंट्रेंस देते टाइम यूजी या पीजी क्लियर नहीं थी, जिस भी बेस पे आपने भरा था अंतिम वर्ष के छात्र के रूप में, तो आपको अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी और रिजल्ट को भी अपडेट करना होगा। जिनका पहले से ही क्लियर है उनको कुछ नहीं करना, वो सीधा पेमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। इसमें लिखा है केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी, ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। तो उन छात्रों के लिए दिक्कत हो सकती है जिनकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। उनके लिए पिछले वर्षों में जैसे मैंने देखा है कि जो नेट से मार्कशीट निकलती है तो जिस कॉलेज से वो बच्चा पढ़ा था वहाँ से वेरीफाई हो जाती है मोहर लग के, तो वो भी अपलोड हो जाता है। कोई भी प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, अधिकृत पदधारक से सत्यापित ना हो। वही बात जो मैंने अभी बताई थी आपको कि अगर आपकी इंटरनेट वाली मार्कशीट है तो आपको कॉलेज के प्रिंसिपल से या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से आपको वेरीफाई करानी होगी, यानी मोहर लग के उनके साइन हो जाएंगे, तो वो भी आपकी वैलिड रहेगी। आप सीधे ही बस ऐसे ही इंटरनेट से मार्कशीट डाउनलोड करके उसको अपलोड मत कर दीजिएगा, वो इनवैलिड हो जाएगी। चलिए आप समझते हैं दोस्तों कि आपको आखिरकार करना क्या होगा पंजीकरण के लिए, यानी कि काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। पहला पॉइंट कोई खास नहीं है, इसमें लिखा है कि स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा। जो चरण मैंने आपको बताए फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, पूल या डायरेक्ट, इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों लिखा है कि अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड वे वेबसाइट पर जाकर लिंक के माध्यम से उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो पासवर्ड के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद है काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5,650 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में, 650 रुपये अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में, 5,000 रुपये। 5,650 में आपको दो चीज़ें करनी है। 5,000 रुपये तो आपके कॉलेज का शुल्क हो गया जो एडवांस होता है, और 650 रुपये काउंसलिंग शुल्क हो गया। तो इस तरीके से टोटल आपको 5,650 रुपये काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में जमा करने होंगे, जो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका केवल ऑनलाइन पेमेंट होगा, नेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। 5,600 रुपये का आपको केवल रजिस्ट्रेशन का चार्ज देना है सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों आपको सीट वगैरह अपनी लॉक करनी होती है, और सीट का जब अलॉटमेंट होता है तो उस टाइम पे फिर क्या होता है
यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की जो अग्रिम फीस 5,000 रुपये है उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दी जाएगी। तो जो आपने 5,600 रुपये जमा किए थे, अगर आपको सीट नहीं मिलती है किसी भी कॉलेज में, तो इसमें से ये 650 रुपये आपके कट जाएंगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के, और ये 5,000 रुपये आपके खाते में वापस आ जाएंगे। वापस दोस्तों सबसे लास्ट में आते हैं, इतनी जल्दी वापस नहीं आते हैं। रिकन्सिलेशन जब होता है इसके बाद में वापस आते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है यद्यपि वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 रुपये वापस नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने 5,600 का ही भुगतान कर दिया ऊपर, आपका किसी कॉलेज में नाम आ गया है लेकिन आप वहाँ पे प्रवेश नहीं लेते हो, तो आपको ये 5,000 भी वापस नहीं किए जाएंगे। तो सोच समझ के कॉलेज को चूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलत कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, उसमें आपका नाम आ रहा है और वहाँ पर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो ये 5,000 भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि भी करता है तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है और आप सीट कंफर्म कर देते हैं बाकी का पेमेंट करके, तो जो ये 5,000 रुपये कॉलेज एडवांस फीस थी, जो आपकी बाकी की फीस जानी है उसके साथ में एडजस्ट हो जाएगी। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महाविद्यालय से वापस की जाएगी। यानी कि आपका जो टोटल पेमेंट होगा, अगर कॉलेज की फ़ीस उससे कम है तो जो बाकी की आपकी एक्सेस फीस रहेगी वो आपको वापस मिल जाएगी। मुख्य पॉइंट है, काउंसलिंग का जो 650 रुपये शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं होगा। यानी कि जितनी बार भी आप अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराएंगे 650 आपको देने ही देने हैं।